हिंदुस्तान के 20 रियासतों को ये कहा गया है कि इसके लिए वो तैयारी करें। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने इसको और हिंदुस्तान की सरकार ने तरीके से इसको कश्मीर पर फोकस करके, कश्मीर में अब G20 का समिट हो रहा है और कश्मीर में ये होगा वो होगा। जहां तक ताल्लुक है इस पर समिट है, उसके कुछ इवेंट्स लद्दाख में भी कर लो ताकि चाइना को भी हो जाए, कुछ डोकलाम में कर दो ताकि चाइना को भी पता चल जाए कि वो भी आपके इलाके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाक मीडिया के हम भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह पाकिस्तानियों को आग उगलते हुए आप शायद ही पहली बार देखोगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत अब कश्मीर में G20 कराने जा रहा है, तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह से आग उगलने लगा है। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक कह रहा है कि भारत को डोकलाम में भी G20 करवाना चाहिए ताकि चाइना को भी चिढ़ा सके। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह सिर्फ हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए है। और दोस्तों, आप जानते होंगे पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर के बारे में किस तरह से दुष्प्रचार करता है और उसके बारे में प्रोपेगेंडा करता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अब पिछले 4-5 सालों में कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है और कश्मीर में नई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब G20 के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह आग उगल रहा है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी मीडिया के 2 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान अब जिस तरह से खुद की इकोनॉमी कश्मीर के चक्कर में बर्बाद कर चुका है और आए दिन दोस्तों जिहाद के नाम पर अपने लोगों को गुमराह करके कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजता है, अब उस पर भी दोस्तों जिस तरह से कश्मीर के गाँव वालों ने भी अभी मोर्चा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को इससे बिल्कुल बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में 2 अलग अलग पाकिस्तानी मीडिया के बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो क्लिप है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे। ताकि कश्मीर के अंदर वो दिखाएं यहाँ नॉर्मल सी है, सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा इंडिया ने एक प्ले किया कि उसने कुछ इन्वेस्टर्स लाए हिंदुस्तान से और बाहर से कश्मीर की रियल एस्टेट, कश्मीर को एक रियल एस्टेट के तौर पर पेश करने के लिए यहाँ पर मौके हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जो उनका पहला मिशन था। इसी तरह अब जो G20 का जो ये समिट हो रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ने इसका चूंकि हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है इसका और उसका ये इस्तिकाक उस प्रेसिडेंसी के हवाले से इस्तिकाक है, दिसंबर में बनेगा और उसके बाद उसका इस्तिकाक है कि वो ये करा सकता है। लेकिन मेरी जो इस बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हैं, समिट तो कश्मीर में कुलियतन नहीं हो सकता है, न होगा। हिंदुस्तान इसकी साइड लाइन्स पर जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इस पर मिनिस्ट्रियल लेवल के कुछ इकदाम होते हैं, कुछ टेक्निकल लेवल की कुछ मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे इसके, और हिंदुस्तान के 20 रियासतों को ये कहा गया है कि इसके लिए वो तैयारी करें। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने इसको और हिंदुस्तान की सरकार ने तरीके से इसको कश्मीर पर फोकस करके, कश्मीर में अब G20 का समिट हो रहा है और कश्मीर में ये होगा वो होगा। जहाँ तक ताल्लुक है इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ एक तरफ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम इसको टूथ एंड नेल रिजेक्ट करें और दुनिया को तक आउटरीच अपनी बढ़ाएं कि ये कैसे हो सकता है कि वो लोग यहाँ, लेकिन वहाँ जिम्मेदारी इन अक़वाम पर भी है। जो P5 के लोग हैं उनको पता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर ऐसा कोई इकदाम नहीं हो सकता। इसी तरह से इसमें जो OIC के ममालिक हैं, OIC के ममालिक को पता है, तुर्की है या इसमें सऊदी अरबिया है, इंडोनेशिया है, उनकी हमेशा से जो कश्मीर पर OIC की करारदादें, OIC का जो चीज़ होती है एक स्टैंड है, उस स्टैंड से वो कैसे इनराफ कर सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन ने तिजारत के सिलसिले में, बाकी चीज़ों के सिलसिले में और ख़ासूसन कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के सिलसिले में हमेशा से अपना एक स्टैंड रखा है हिंदुस्तान के सामने। दो कि हमें वो ओपनली नज़र नहीं आता, लेकिन एक स्टैंड रखा है किस तरह से हिंदुस्तान की इस सारी चीज़ को वो लीजिटिमेसी दे सकता है। अगर ये ममालिक ऐसा करते हैं, अगर ये कोई ऐसी चीज़ें हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि इस एट द एंड ऑफ द डे इट विल फिसल आउट, क्योंकि चाइना और तुर्की और ऐसे कुछ दोस्त हमारे ममालिक इसमें हैं जो इस चीज़ को किसी न किसी सतह पर रोकने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा है। हिंदुस्तान का मकसद ये है कि दुनिया को ये तासुर देना कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और कश्मीर में टोटल नॉर्मलसी है और कश्मीर में ये मौके हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, कश्मीर में टूरिज्म के मौके हैं, सारी चीज़ें, ये दुनिया के अंदर असल मसले से कश्मीर की तवज्जो
हटाना। अभी मैं एक ट्वीट किया था पिछली दफ़ा, ये 2-3 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, टॉर्चर डे पर मैंने एक ट्वीट किया कि अगर कश्मीर पर टॉर्चर को आपने देखना है तो एक 550 पेजेस की रिपोर्ट है टॉर्चर इंडस्ट्री इन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको पढ़ लें। तो इस पर एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर है, ऑस्ट्रेलिया का एक वो हिस्टोरियन भी है और साउथ एशिया को बहुत करीब से जानता है, क्लाइड रोस्ट्रिक, उसने एक उस ट्वीट के जवाब में लिखा कि इस दिन G20 समिट में मोदी ये रिपोर्ट पेश करेगा कि इनको OIC को कि ये कश्मीर में मैं समिट कर रहा हूँ और हम ये कश्मीर में कर रहे हैं। सो दिस G20 शुड लुक एट इट। और मुझे अंदाज़ा है कि हमारी आउटरीच पाकिस्तान की, हमारी और हम सब की, और ख़ासकर हमारा डायस्पोरा जो बरतानिया में रहता है, जो दूसरे ममालिक में रहता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उन हुकूमतों तक अपनी आउटरीच बढ़ाएं, इस सिलसिले में अपनी कंसर्न शो करें। वापस आपकी तरफ आते हैं। अली रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल EU के। अली रज़ा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि क्या जो मेंबर ममालिक हैं, जिनमें G7 के ममालिक शामिल हैं, OIC के कुछ कंट्रीज शामिल हैं, P5 के ममालिक शामिल हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और उनकी शिरकत इस तरह की G20 समिट के अंदर एक तो उनके स्टांस को मुतनाज़ा बनाएगी और दूसरा खुद G20 समिट को मुतनाज़ा बनाएगी? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। असल में देखें, भारत तो मुसलसल इसी मिशन पे काम कर रहा है। वो यही कह रहे हैं, पिछले 70 साल से कह रहे हैं कि ये तो इनका टंग है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 5 अगस्त 2021 के बाद भी आप देख लें, वो मुतअद्दिद दफा कुछ पावर कराने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ तो कोई इशू नहीं है, वहाँ तो लोग पुरअमन है, सारा हर चीज जो है ना वो नॉर्मल है। लेकिन वो सारा झूठ अगर आप इसका देखें, आप जो रिपोर्ट्स हैं वो देखें, इसके अलावा अभी कल 28 को जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट आई है वो भी आप पढ़ लें, उसको भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया को पता है कि जो कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो भारत की कोशिश है, जो हमेशा रही है, कि वो किसी तरीके से इसको लेजिटिमाइज करे और ये साबित करने की कोशिश करे कि भारत जो है वो ये कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन वो इससे पहले भी नाकाम हुए और आइंदा भी नाकाम होंगे। सिर्फ अब देखना ये है कि हमने इसको कैसे आर्मी बरादरी के सामने लाना है, जो उससे इस वक्त मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट हैं, जो हालात हैं दुनिया के उस तनाज़ुर में जिस तरीके से वो हो रहा है। लेकिन हमें जो OIC है, डिप्लोमेट भी वहां पर अटेंड करेंगे। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है फकर। ओके सर, ओके। ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब ने एक बात की, उन्होंने कंट्रीज के नाम लिए, 20 बड़े कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 3 या 4 तो ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उसमें सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया का नाम लिया जनरल साहब ने। सर, अभी हमने रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर देखा कि वहां पे हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं बुलाना पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये देखता है कि हमारा कारोबार किसके साथ ज्यादा चलता है। तो सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये कर पाएगा? हिंदुस्तान का जो ये उन्होंने एक स्टेप ले रहे हैं वहां पे G20 की कुछ मीटिंग्स कराने का, इज इट पॉसिबल और नॉट? आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने तो बड़े फायदे इसके गिनवाए, लेकिन वो सारे फायदे इंडियन स्टेट्स के हैं, उसमें कश्मीर का या इसके लोगों का और या इसके अलावा बाकी जो डिप्लोमेटिक कोर या दुनिया पर उस पर असर नहीं पड़ना है। दुनिया को इसलिए असर नहीं पड़ना है कि अगर दिल्ली में होता है, कलकत्ता में होता है, मद्रास में होता है तो ठीक है, इंडिया के शहर। लेकिन जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है तो जनरल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मोदी गवर्नमेंट से कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से और उसके डिस्प्यूटेड लिस्ट से जम्मू एंड कश्मीर के मसले को भी निकाल दे, क्योंकि जिस तरीके से आपने तो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया और उसको स्टेट का हिस्सा बनाए, 2 स्टेट्स बना दिए, तो वो भी कर लो। दूसरी बात ये है कि ये जो G20 के समिट है उसके कुछ इवेंट्स लद्दाख में भी कर लो ताकि चाइना को भी हो जाए, कुछ डोकलाम में कर दो ताकि चाइना को भी पता चल जाए कि वो भी आपके इलाके हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देख लो, ये जो
इंटीग्रेशन है, ये पहले भी कहते थे कि अटूट अंग है, लेकिन अटूट अंग को दूसरी पार्टी भी एक्सेप्ट करे, दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करे तो तब कोई बात है। ये जो इन्होंने अपने आइन को अमेंड किया है और उसके स्पेशल स्टेटस को खत्म किया है, तो फिर ये 3-4 साल जो इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ था, कर्फ्यू था, और उसमें तकरीबन 7-8 लाख के लगभग फौज थी, और फिर ये 100 आतंकवादियों की बात करते हैं, तो 100 आतंकवादी तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी में क्या मानी रखते हैं? इतने खूबजदा क्यों है इससे कि भाई वो भी खत्म हो जाएंगे। और चौथी बात ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, तो कश्मीरी तो जाहिर है कि उनकी डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है, वहां पर बाकी लोगों को भी, शरणार्थियों को भी बसाया जा रहा है, वहां की इकोनॉमी का ये डंडोरा पीटते हैं। तो क्या पहले जो ये 2 स्टेट्स थे, ये बाकी आपके स्टेट से पीछे थे या उनसे आगे थे? और चौथी बात ये है कि जब तक उनके लोग यानी कश्मीरी जो है उसमें स्टेक होल्डर नहीं बनते, तो आपका फॉरेन ऑफिस, आपका जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, या आपके जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, वो अगर स्टेक होल्डर इसमें बनते हैं तो वो मानी नहीं रखता। असल कश्मीर कश्मीरियों का है, जब तक उनका इनपुट उसना न हो, वहां पर तो आपने उनकी जितने लीडरशिप है उनको तो या हाउस अरेस्ट किया है, और यहाँ तक कि उनमें से कोई शहीद हो जाता है या फौत हो जाता है तो उसका जनाजा भी आप बाहर पढ़ने नहीं देते। तो फिर किस किस्म का समिट उधर कराएं, जबकि अली गलानी के जनाजे को आप मौका नहीं देते कि वो अपनी जगह उन लोगों के चॉइस या उनके वसीयत के मुताबिक उसको पढ़ा जाए।